फॉरेक्स और बाकी के टॉपिक्स भी आपको यहाँ पर कवर किए जाएंगे। ओके सो वेलकम ऑल। स्नैपजेट यूनिवर्स के इस बेसिक ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा बेसिक ट्रेनिंग है। आज मंडे है। अगर आपने अभी तक जो भी आपके माध्यम से जो लोग जुड़े हुए होंगे जो कि नए हैं, पहली बार इस फॉरेक्स मार्केट को जानने के लिए तैयार है या फिर आ रहे होंगे या फिर आपने उनका ज्वाइनिंग किया होगा इस कोर्स के लिए, तो उनको उन लोगों को आप यहाँ पर इनवाइट कर सकते हो, क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग जो होता है वो उन्हीं उन्हीं लोगों के लिए होता है। जो हम सुबह का जो लेक्चर होता है वो बेसिक ट्रेनिंग होता है, उन्हीं लोगों के लिए हम ये ट्रेनिंग लेते हैं। सुबह फ्राइडे से लेके मंडे से लेके फ्राइडे तक। तो वो बेसिक ट्रेनिंग हम यहाँ पर आज शुरुआत करने वाले हैं। तो जितने भी नए लोग हैं जो कि पिछले वीक में जुड़े होंगे या फिर उसके पिछले वीक में जुड़े होंगे, उन्होंने ये बेसिक सेशन अटेंड नहीं किया, तो उनके लिए ये सेशन है। तो उनको आपको यहाँ पर इनवाइट करना है। आई होप आपने इनवाइट किया होगा, या फिर वो लोग अगर टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी ज्वाइन है तो उनको भी ये लिंक गई होगी। तो वो सारे लोग यहाँ पर अगर यहाँ पर है तो उनको प्रॉपरली ये फॉरेक्स का जो आज का जो ट्रेनिंग है उसको अंडरस्टैंड करना है। कितने लोग यहाँ पर न्यू है? न्यू का मतलब होता है कि जैसे अभी भी ज्वाइनिंग हुआ है, पहली बार हम फॉरेक्स ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, फॉरेक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन आज जानेंगे कि एग्जैक्टली फॉरेक्स होता क्या है। तो ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पर? आप आपके हैंड रेज कर सकते हैं। न्यू पीपल सिर्फ हैंड रेज करिए, आपको कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसे कितने लोग यहाँ पर मौजूद है जो कि इस बेसिक ट्रेनिंग को पहली बार अटेंड कर रहे हैं। तो आपका सिर्फ मुझे हैंड रेज चाहिए कि चलो मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ तो मैं इसको अभी अंडरस्टैंड करने वाला हूँ। ओके, और कोई है? 5 लोग, 6 लोग। सिर्फ आपका हैंड रेज करिए। ऐसा मुझे आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना है। ओके, तो ऐसे समझ में आता है कि बहुत सारे लोग ज्वाइन ऑलरेडी हो चुके हैं लेकिन इस ट्रेनिंग को अटेंड नहीं कर रहे हैं। और फिर जब बीच में कहीं पे भी आ जाते हैं और बोलते हैं हमारा ट्रेनिंग मिस हो गया, हमारा ट्रेनिंग हमें नहीं मिल रहा है। तो अगर ये ट्रेनिंग इस तरह से हो रहा है, आपने फीस अगर यहाँ पर पे की है 2499, तो आपको इस ट्रेनिंग में अवेलेबल होना चाहिए। और अगर इस तरह से आप ट्रेनिंग में अवेलेबल नहीं होंगे और बिना सीखे जब भी आप ट्रेनिंग करने जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको समझ में आता है कि बस बाय और सेल करना है, उतना ही वो चीजें समझ लेते हैं। और डेमो के ऊपर जब वो प्रैक्टिस करने जाते तो शुरुआत में जब भी वो प्रैक्टिस करने जाएंगे तो सोच समझ कर नहीं लगाते। तो इसके वजह से हो सकता है उनको वहां पर प्रॉफिट होता हो, तो उनको लगता है कि मैं सारी चीजें सीख गया। और अगर इस तरह से ट्रेडिंग करते रहोगे तो फिर आगे जाके जब आप लाइव ट्रेडिंग करने जाएंगे तो 100% लॉस होता है। ये मैंने बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस मैंने लिया है। बहुत सारे लोगों ने इस तरह की चीजें की है और शुरुआत में बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट किए, लेकिन अभी प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे लग गया कि चलो ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ, उस टाइम पे हो गया, लेकिन हर बार वो नहीं होगा, क्योंकि हर बार मार्केट आपके फेवर में नहीं जाएगा। तो इसलिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितने लोग हैं यहाँ पर उनके लिए सेशन है, जो न्यू लोग हैं उनके लिए सेशन रहेगा। तो जितने भी न्यू लोग हैं जो कि 2499 पे करके आए हैं उनके लिए सेशन है। तो वो इन लोगों को ये प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है कि एग्जैक्टली ये बेसिक फॉरेक्स का बेसिक होता क्या है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। सो वेलकम ऑल अगेन। स्नैपजेट यूनिवर्स का बेसिक ट्रेनिंग हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, और क्या क्या सीखने वाले इस ट्रेनिंग में इसको हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने करेंगे। कुछ टॉपिक्स यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे, जैसे कि हम यहाँ पर सीखने वाले व्हाट इज फॉरेक्स, वाई फॉरेक्स, क्यों करना चाहिए फॉरेक्स, इसके साथ इंडियन मार्केट वर्सेस फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम। ये जो 4 चैप्टर्स है हमारे वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। और इससे आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि एग्जैक्टली फॉरेक्स मार्केट होता क्या है। वाई फॉरेक्स में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि फॉरेक्स हमें क्यों करना चाहिए, इसके साथ साथ इस फॉरेक्स में हम क्या ट्रेड करने वाले हैं। इंडियन मार्केट और वर्सेस फॉरेक्स मार्केट में हम थोड़ा सा डिफरेंस अंडरस्टैंड करेंगे। और फॉरेक्स मार्केट ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइमिंग ये इसलिए यहाँ पर दी जाती है क्योंकि ये मार्केट 24 आवर्स चलता है, लेकिन कैसे चलता है वो सारी चीजें हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, व्हाट इज फॉरेक्स।
जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जो कि पहली बार अटेंड कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई कुछ भी पता नहीं है कि एग्जैक्टली ये फॉरेक्स होता क्या है। उन्होंने कहीं नाम सुना होगा या फिर ये कोर्स को उन्होंने ज्वाइन किया होगा, लेकिन इसके बारे में कुछ भी उनको पता नहीं। या फिर जब भी हम कहीं जाते हैं ना, तो इस फॉरेक्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ भी पता नहीं होता है, ठीक है। तो उसकी पूरी जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। ये जो भी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ये सारी की सारी एजुकेशनल पर्पस है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट नहीं ली जाती, कोई ROI सिस्टम यहाँ पर नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान ये नहीं है, कोई 50-50 7-30 जो भी है, 40-60 जो भी होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर नहीं करते। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन दिया जाता है, और उसी एजुकेशन को लेके आप आगे जाके खुद ट्रेडिंग करेंगे। कंपनी किसी के भी बिहाफ में ट्रेडिंग नहीं करती, यहाँ पर किसी भी प्रकार का फंड मैनेज नहीं होता है, और ना ही किसी प्रकार की रोबोट ट्रेडिंग होती है, और ना ही किसी प्रकार का रोबोट आपको यहाँ पर बेचा जाता है, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। अगर कोई स्नैपजेट इफेक्ट्स का नाम लेके आपको बताया, अगर कुछ चीजें बता रहा होगा कि नहीं ये स्नैपजेट इफेक्ट्स का रोबोट है, या फिर स्नैपजेट इफेक्ट इस तरह से फंड मैनेज करता है, आप हमें दे दो, हम स्नैपजेट इफेक्ट्स में काम करते हैं, अगर इस तरह का कोई भी कुछ भी अगर आपको कोई बोलता है और आप अगर उसमें फंस जाते हो, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कंपनी इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं करती है। इस चीज को अंडरस्टैंड कर लीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग फंसते हैं, इधर अभी भी फंसते हैं, और बहुत सारे लोग ये सारी चीजों का फायदा लेते हैं। कुछ लोगों के अकाउंट मैनेज करने की कोशिश करते हैं, इनको कुछ पता नहीं होता है, और फिर अकाउंट जीरो होने के बाद ये लोग बोलते हैं कि नहीं आप ही का पर्सन था, कंपनी से ही था। तो इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको पहले से ही क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बात किया कि बहुत सारे लोगों को फॉरेक्स पता नहीं होता है। अभी जब पता नहीं है तो फिर ये लोग क्या करेंगे, कैसे ट्रेडिंग ट्रेडिंग करेंगे आगे जाके, या फिर उनको कहाँ पर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर इस स्नैपजेट यूनिवर्स के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप उनको लेके आ सकते हो, और लेके आने के बाद यहाँ पर उनको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा, या फिर वो अंडरस्टैंड हम उनको प्रॉपरली कराएंगे कि एग्जैक्टली फॉरेक्स होता क्या है। लेकिन उससे पहले जब भी हम किसी से इस फॉरेक्स मार्केट के बारे में बात करते हैं, तो हमें भी पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली फॉरेक्स होता क्या है, क्योंकि जितने भी नए लोग यहाँ पर है, जब वो इस सेशन को अटेंड करेंगे, अटेंड करने के बाद जब भी वो किसी से बात करेंगे फॉरेक्स के बारे में, तो उनको उतना नॉलेज कम से कम आ चुका है कि वो लोगों से बात कर सकते हैं कि ये फॉरेक्स मार्केट इस प्रकार का होता है, यहाँ पर इस प्रकार की करेंसी ट्रेड की जाती है, कौन कौन सी करेंसी ट्रेड की जाती है उसको हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें इस फॉरेक्स के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो कि आपके आउटसाइड में होंगे, फैमिली में होंगे, फ्रेंड्स होंगे, या फिर ऐसे बहुत सारे स्ट्रेंजर्स लोग आपको मिलेंगे जिनको इस मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अभी इस मार्केट के बारे में क्यों पता करना है, तो उसको भी हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन पहले अंडरस्टैंड करते एग्जैक्टली फॉरेक्स होता क्या है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस फॉरेक्स मार्केट के बारे में पता है, लेकिन उनको ये पता है कि फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। वो गलत नहीं है, वो एकदम परफेक्ट है, एकदम राइट है। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। और यहाँ पर मैं आपको आगे बताऊंगा, यहाँ पर दो प्रकार की मार्केट रन होती है। एक होती है फॉरेन एक्सचेंज, जो ये लोग जानते हैं, जैसे कुछ फिगर्स, कुछ पिक्चर, जो पिक्चर आपको यहाँ पर शो हो रहा है, तो इसमें से हो सकते हैं हम भी हो, हमारे फ्रेंड्स हो, हमारी फैमिली हो। तो इन लोगों को ये पता है कि फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। ये फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है उसको हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे। और कुछ लोगों को लगता है कि, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि फॉरेक्स का मतलब होता है कि हम यहाँ पर जो भी कंट्री की अलग अलग जो करेंसीज है वहां पर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार के मार्केट है यहाँ पर, एक है फॉरेन एक्सचेंज, दूसरा है फॉरेक्स मार्केट, जहां पर हम ट्रेडिंग करने वाले, जिसके बारे में हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, तो वो जैसे वो टॉपिक आएगा मैं आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कराऊंगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि फॉरेक्स एक जुआ है या फिर एक सट्टा है, ठीक है। तो फॉरेक्स ना ही कोई जुआ है ना ही कोई सट्टा, इट्स प्योरली एक कैलकुलेशंस है, और इसी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग ये मार्केट चलता है। अभी ये कैलकुलेशंस में इसलिए बता रहा हूँ, जब भी हम एडवांस ट्रेनिंग लेंगे या फिर एक्सपर्ट ट्रेनिंग में जाएंगे, या फिर जब भी हमारा कंसेप्ट, स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, उस टाइम पे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि जहां पर वहां पर हम जो भी चीजें आपको बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, सप्लाई एंड डिमांड होता है, उसके बाद में
हम ट्रेंड लाइन की बात करते हैं, अलग अलग इंडिकेटर्स की बात करते हैं, तो उससे आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हाँ, मार्केट इसी लेवल पे नीचे भी आता है, इसी लेवल पे ऊपर भी जाता है, कुछ टाइम के बाद उस लेवल को तोड़ के भी ऊपर जाता है, या फिर नीचे अगर आता है तो उस लेवल को तोड़ के नीचे भी जाता है। ठीक है, ये मार्केट का बिहेवियर है, और इसी तरह से ये मार्केट हमेशा चलता रहेगा, और उसी मार्केट को या फिर इसी मार्केट को जो भी प्राइस की मूवमेंट होती है उसको अंडरस्टैंड करके हम आगे जाके ट्रेडिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये होता है फॉरेक्स। तो ये कोई जुआ नहीं है, कोई सट्टा नहीं, इट्स प्योरली मैथमेटिकल कैलकुलेशन। व्हाट इज फॉरेक्स एक्सचेंज, या फिर व्हाट इज फॉरेक्स एंड व्हाई वी नीड फॉरेन एक्सचेंज। तो एग्जैक्टली फॉरेक्स होता क्या है और क्या हमें इसकी जरूरत है, तो क्या हम इसको डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएगी। आगे बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बोला कि क्या ये हमारी डेली लाइफ में यूज होता है, तो 100% फॉरेक्स या फिर फॉरेन एक्सचेंज का जो जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। कैसे यूज होता है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। वी ऑल आर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का मतलब क्या होता है, कस्टमर्स, यानी कि हम जो चीज है उसको कंज्यूम करते, खाते हैं, उसको पीते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हो उसको हम पीते हैं, या फिर अगर कपड़े है तो उसको, उस कपड़े को हम पहनते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अलग अलग चीजों को यूज करते हैं, यानी कि कंज्यूम करते हैं। तो वी ऑल आर क्या है, हम सारे कंज्यूमर्स हैं, यानी कि कस्टमर्स है। वी कंज्यूम अ लॉट ऑफ थिंग ऑन डेली बेसिस। हम डेली बेसिस पे बहुत सारी चीजों को हम कंज्यूम करते हैं। हम अगर नहीं कर रहे तो कोई और कहीं ना कहीं उसको कंज्यूम कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, यूज कर रहा है। ठीक है, तो वी ऑल आर क्या है, कंज्यूमर्स है। तो लेट अस नो अबाउट द रिलेशन बिटवीन कंजप्शन एंड फॉरेक्स। तो ये कंजप्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ आपको, खाने पीने की या फिर यूज करने की, इसका और फॉरेक्स का क्या रिलेशन हो सकता है वो थोड़ा यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करेंगे। ये सारे एग्जांपल्स में जो आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो इसको आप अंडरस्टैंड करो ताकि आपको ये समझ में आए कि ये फॉरेक्स एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एंजॉइंग रिलैक्स लाइफ। हम जो है वो डेली लाइफ में या फिर हमारी लाइफ में बहुत क्या करते हैं, लाइफ को रिलैक्स लाइफ हम जी रहे हैं या फिर लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अब ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी अब ये रिलैक्स लाइफ की बात यहाँ पर इसलिए हो रही है कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, लेकिन उसको लाने के लिए या फिर उसको लेने के लिए मुझे कहीं और जाना नहीं पड़ता है। वो मेरे लिए यहाँ पर, जहां पर मैं घर में बैठा हूँ वहां पर वो अवेलेबल हो जाती है, या फिर जैसे मैं बाहर जाता हूँ तो वो मार्केट में मेरे लिए अवेलेबल हो जाती है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन एक्सचेंज के साथ रिलेट करती है और वो हमारे साथ भी रिलेट करती है, तो उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। इसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दूंगा। जैसे कि अगर कोई भी चीज मुझे चाहिए, जैसे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, मुझे अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मुझे एक हाई क्वालिटी वाला, ब्रांडेड और बेस्ट क्वालिटी वाला मुझे क्या चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए। और हम हमें पता चला कि अमेजोन के ऊपर या फिर जो भी अलग अलग वेबसाइट्स होती है जहां पर ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, वहां से मैं उसको क्या करना करना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ। लेकिन ये प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। वो कहाँ पर अवेलेबल है, वो यूएस में अवेलेबल है या फिर अमेरिका में अवेलेबल है। तो उसका जो भी चार्जेस होगा वो देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे उसको बाय करना है। तो हम जब भी बाय करेंगे तो क्या होगा, उसको हम ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन बाय करके वो सारा, वो जो प्रोडक्ट है वो मेरे लिए यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। जो भी उसका एक्स्ट्रा चार्जेस जो भी है एक्सवाइजेड, तो उसको मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो वो मेरे लिए अवेलेबल हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर बैठा हूँ, इंडिया में बैठा हूँ, और उस प्रोडक्ट को अगर मुझे लेना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस कंट्री की करेंसी उनको देनी पड़ेगी, उस कंट्री को करेंसी को मुझे वहां पर देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कोई चीज, अगर मैं यूएस से यानी कि अमेरिका से अगर मंगा रहा हूँ या फिर ऑनलाइन खरीद रहा हूँ, तो मुझे उस कंट्री की करेंसी को वहां पर देना पड़ेगा, यानी कि मुझे डॉलर को देना पड़ेगा, जो मेरे पास अभी फिलहाल के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन मेरे पास एक बैंक ने दिया हुआ कार्ड है जिसको हम क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, उस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मैं उसको खरीद सकता हूँ। कैसे खरीद सकते हैं, तो यहाँ पर जब भी हम इस ट्रांजेक्शन को करेंगे तब हमारे बीच में, यानी कि जो मेरे एग्जांपल बता रहा हूँ कि मुझे कुछ चीज खरीदना है, तो मेरे बीच में जो मतलब मैं और जो जहां से मैं ये सारी चीजें बाय कर रहा हूँ उसके बीच में एक एक्सचेंजर बैठा हुआ है, और वो एक्सचेंजर होता है बैंक। अब ये एक्सचेंजर करता क्या है, तो मेरे क्रेडिट कार्ड में 1 लाख रुपए है और वो चीज मैं वहां से बाय कर रहा हूँ 85,000 रुपीज में। लेकिन यहाँ पर मेरे क्रेडिट कार्ड में रुपीज है, मेरे क्रेडिट कार्ड में डॉलर नहीं है, लेकिन मुझे वो चीज डॉलर में खरीदनी है। तो जब भी मैं इस तरह का ट्रांजेक्शन करूंगा तो बीच में जो बैंक होती है वो बैंक क्या करती है,
इस ट्रांजैक्शन को एक्सचेंज करती है, और वो आगे वाले जहां से ये चीज मुझे आने वाली है उनको डॉलर मिल जाता है और मुझे मेरा प्रोडक्ट मिल जाता है। इस तरह से ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है और दोनों की जो नीड है वो कंप्लीट हो जाती है। और इसी के वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो लाइफ है वो अभी रिलैक्स है। मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जिसको हम आगे भी अंडरस्टैंड करेंगे, उससे आपको ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली फॉरेक्स होता क्या है और ये फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी रिलैक्स लाइफ जी रहे हैं। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, शेड्यूल करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हम टूथपेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, या फिर सोने से लेके सुबह तक उठने तक ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अभी कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे कि टूथपेस्ट या फिर पेस्ट है, तो टूथपेस्ट और जो पेस्ट है वो जो है वो क्या है, अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो टूथपेस्ट और पेस्ट ये इंपोर्टेड हो सकती है। एक मिनट तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जैसे मैंने बताया कि ये हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे और एक एग्जांपल है सोप का, तो आपने ये एग्जांपल देखा होगा कि इंपोर्टेड सोप है, या फिर इंपोर्टेड शैम्पूस है, या फिर इंपोर्टेड क्लोथ्स है। तो ये हमने कहीं ना कहीं सुना होगा कि ये इंपोर्टेड क्लोथ्स पहनता है, इंपोर्टेड शैम्पू है, या फिर अभी ये सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी है। लेकिन ये हमने सुना होगा कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से इंपोर्ट की गई है, या फिर ये इंपोर्टेड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, डेली बेसिस पे यूज करते हैं। अब ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से हम मंगाते हैं, बाहर के कंट्री से हमने मंगाई है। तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें एग्जाम्पल बता रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसके बाद में और भी कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे राइस है, या फिर अलग अलग प्रकार के जो दाल है वो हम क्या करते हैं, डेली बेसिस पे यूज करते हैं। इसके बाद में अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं। ऐसे भी फ्रूट्स हो सकते हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं होते, इंडिया में नहीं आते हैं, या फिर वेजिटेबल्स है जो इंडिया की नहीं है लेकिन हमें हमारे लिए अवेलेबल की गई है। और वो कौन करता है, तो गवर्नमेंट के माध्यम से हो सकता है, या फिर कोई इंडिविजुअली उसको खरीद के भी यहाँ पर लेके आ सकता है। तो इस तरह की ये चीजें हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। लेकिन ऐसी यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है जो यहाँ पर नहीं मिलती, लेकिन वो अवेलेबल करके दी गई है। वी नीड एनर्जी फॉर वर्क। नॉर्मली जब भी हम काम करते हैं तो हमारे हमारे लिए क्या चाहिए, एनर्जी लगती है। अभी एनर्जी सिर्फ हमें ही नहीं लगती है, ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार के एनर्जी सोर्सेस होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर कुछ एनर्जी सोर्सेस मैं आपको बताऊंगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, या फिर कोयला हो सकता है। ये अलग अलग प्रकार के क्या है, एनर्जी सोर्सेस है। और ये एनर्जी सोर्सेस हर टाइम पे हमारे इंडिया में ही अवेलेबल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी कंट्रीज क्या करती है, इस सारी चीजों को इंपोर्ट करती है, यानी कि कोयला इंपोर्ट करती है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है। तो ये क्या है, ये एनर्जी सोर्सेस है। अभी ये सारे एग्जांपल्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो बात वहीं पे आती है कि मुझे ये अंडरस्टैंड करना है कि फॉरेक्स होता क्या है। और ये सारी चीजें क्या होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बाहर से इंपोर्ट होती है, और इसलिए मैं आपको ये सारे एग्जांपल्स बता रहा हूँ। और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, जैसे इफ यू ट्रैवल, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीजों की नीड होती है। तो हमें गाड़ी चाहिए होती है, उसके बाद में उस गाड़ी में डालने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, या फिर अलग अलग प्रकार के जो गैसेस होते हैं वो हमें चाहिए। अभी ये जो गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ तो ये इंपोर्टेड हो सकती है। टेस्ला की अगर बात करें तो टेस्ला कार कहाँ की है, बाहर की है। पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल कहाँ से आता है, आप सभी को पता होगा, इंडिया में तो नहीं बनता है, ये कहीं ना कहीं किसी और कंट्री में बनता है, और उस कंट्री से हम क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं। या फिर अलग अलग प्रकार के जो गैसेस होते हैं वो यूज होते हैं हमारी गाड़ी के लिए, तो एज ए फ्यूल, तो वो भी जो गैसेस होते हैं वो भी हम कहीं ना कहीं से इंपोर्ट करते हैं। तो जो हम एक ही चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इंपोर्ट करते हैं यानी कि बाहर के कंट्री से मंगाते हैं। और जब भी इस तरह के कंट्री से हम मंगा रहे हैं तो क्या ये सारी चीजें हमारे लिए फ्री होती है, या फिर क्या वो सारी चीजें गवर्नमेंट वहां से फ्री लेके आ रहा है, उसके बारे में भी अंडरस्टैंड करेंगे। और एक एग्जांपल है कि अगर हम ऑटोमोबाइल यानी कि जब भी हम कार यूज करते हैं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो इंजन होता है, कार का जो इंजन होता है, तो उस इंजन में बहुत अलग अलग प्रकार के मेटल्स यूज किए जाते हैं, और वो सारे मेटल्स इंडिया में अवेलेबल नहीं होते। तो वो मेटल्स फिर कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जो भी बाहर की कंट्रीज होती है वहां पर अवेलेबल होते हैं। फिर इंडिया क्या करता है, उसको इंपोर्ट करता है, यानी कि जो भी ऑटोमोबाइल कंपनी होगी वो इसको इंपोर्ट करती है और फिर वहां पर
यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? तो उनको एक अच्छी क्वालिटी देना है, और वो मेटल्स की क्वालिटी अच्छे होने की वजह से इंजन का परफॉर्मेंस बढ़ सकता है। और इसीलिए ये क्या होता है, ये जो अलग अलग प्रकार के मेटल्स है वो यहाँ पर यूज किए जाते हैं। और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, जैसे पेट्रोल और डीजल की हमने बात की, तो पेट्रोल कहाँ से आता है? तो हो सकता है ये कुवैत से आता हो, या फिर इराक से आता हो, ईरान से आता हो। जहां से भी ये पेट्रोल और डीजल आता है तो हम उसको इंपोर्ट करते हैं। और जब भी हम इंपोर्ट करते हैं तो क्या ये फ्री में आता है? जैसे मैंने आपको बताया तो नहीं। तो जो भी गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के तहत ये हम तक पहुंच जाता है। और जब इस दोनों कंट्री के बीच में जब भी डील होती है और उसके अकॉर्डिंग इनका पेमेंट हो सकता है, क्योंकि ये पेमेंट ऐसा नहीं होता कि बैग उठा के उनको दे दिया और पेट्रोल लेके आया, ऐसा ये कोई डील यहाँ पर नहीं होता। ये कंट्री टू कंट्री डील होता है। इट्स ह्यूज अमाउंट का ये बिजनेस होता है कंट्री का। और इसी तरह से ये पेट्रोल और डीजल हमारे लिए अवेलेबल किया जाता है, जो हम नॉर्मली अगर जाए बाहर कहीं पे भी, तो जो जहां पर भी ये पेट्रोल पंप होता है वहां पर जाके हम इसको फिल करते हैं। ठीक है, जैसे हमारी नीड है वैसे। तो ये पेट्रोल डीजल हमारे लिए अवेलेबल हो सकता है। उसके बाद में अगर देखेंगे तो मोबाइल फोन्स, ये मोबाइल फोन्स कहाँ से आते हैं? आप सभी लोग जानते हैं कि ये चाइना से आते हैं। तो क्या चाइना हमें ये फ्री में देता है, या फिर हमारे लिए कैसे अवेलेबल हो जाते हैं? तो ये क्या होती है, एक बिजनेस डील होती है कंट्री टू कंट्री। जो प्रोडक्ट हमारी इंडिया में अवेलेबल है तो उसकी डिमांड अगर बाहर हो सकती है तो वो लोग क्या करेंगे, इसको इम्पोर्ट करेंगे। और जो चीज हमें चाहिए उसको हम बाहर से इम्पोर्ट करेंगे। अभी जब भी हम इम्पोर्ट करेंगे तो किस तरह से ट्रांजेक्शन करेंगे उसी को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और एक एग्जांपल यहाँ पर सिल्वर और गोल्ड का। तो ये सिल्वर और गोल्ड क्या इंडिया में बनता है? तो नहीं बनता है। इसको भी हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और क्या क्या चीजें हम इंपोर्ट करते हैं? तो अलग अलग प्रकार के मेटल्स हो सकते हैं, मोबाइल फोन्स को हमने देख लिया, अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। तो जैसे अगर सॉफ्टवेयर कंपनीज में कोई अगर काम कर रहा है, या फिर एनिमेशन इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है, तो वहां पर बहुत अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। और ये सारे सॉफ्टवेयर जो है वो हम क्या करते हैं, एक तो ऑनलाइन बाय करते हैं, या फिर उसको नॉर्मली देखा जाए तो ऑनलाइन ही बाय करते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर के नाम मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, जैसे PHP, .NET, SQL सर्वर, MySQL, jQuery, Oracle, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। आपने सुना होगा C++, जावा, ये सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, यानी कि उसको खरीदते हैं, उसका लाइसेंस वर्जन हम खरीदते हैं। वही अगर एनिमेशन की बात की तो वहां पर भी बहुत अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर वीडियो एडिटिंग की बात की तो आफ्टर इफेक्ट्स होता है, फाइनल कट प्रो होता है, एडोब प्रीमियर होता है। ये सॉफ्टवेयर हम क्या करते हैं, बाहर से मतलब ऑनलाइन खरीदते हैं। लेकिन क्या ये सॉफ्टवेयर इंडिया में बने हैं? तो नहीं, ये किसी ना किसी कंट्री के, यानी कि एग्जांपल लेते हैं US के, तो वहां से हम इसको क्या कर रहे हैं, डॉलर में खरीद रहे हैं। ठीक है। तो एनिमेशन की सॉफ्टवेयर की बात करें तो जैसे आपने सुना होगा कि 3D मैक्स हो सकता है, माया हो सकता है, ये अलग अलग एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। वो क्या करते हैं, हम खरीद लेते हैं और उसका यूज करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम क्या कर रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स और है यहाँ पर, जैसे फाइटर प्लेन्स को आप सभी लोग जानते हैं, जो कि हमारे एयरफोर्स में यूज किया जाता है लड़ाई के टाइम पे। जब भी वॉर होता है तब ये यूज किया जाता है। और ये सारे जो फाइटर प्लेन्स ये कहाँ से आते हैं? तो हो सकता है ये रशिया से आ रहे हैं, जापान से आ रहे हैं, जर्मनी से आ रहे हैं, US से आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ डील वहां पर होती होगी, और इसी डील के अकॉर्डिंग ये सारे बिजनेस चलते हैं। या फिर अगर सैटेलाइट की बात करें तो इस सैटेलाइट में बहुत ऐसे इलेक्ट्रिक पार्ट हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के मेटल्स हो सकते हैं जो यूज होते हैं और जो इंडिया में नहीं बनते, तो हम उसको क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। तो जब भी हम इंपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तक जो भी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई, सारी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और जब भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम वहां पर क्या करते हैं, उस कंट्री के करेंसी को पे करते हैं। अभी अगर मैं कुछ US से मंगा रहा हूँ चीजें, तो जैसे मैंने सॉफ्टवेयर की बात की, तो मैंने सॉफ्टवेयर खरीदा, तो वो मुझे, अगर मैं US से खरीद रहा हूँ तो मुझे उनको डॉलर देना पड़ेगा। वैसे अगर कोई और कंट्री होगी, जैसे यूरोप है, तो मुझे यूरो देना पड़ेगा। अगर मैं कोई चीज अगर UK से यानी कि लंदन से मंगा रहा हूँ तो मुझे पाउंड देना पड़ेगा। तो वहां पर हमें उस कंट्री की करेंसी देनी होती है, वहां पर हमारा इंडियन रुपी से नहीं चलेगा, क्योंकि ये हमारी कंट्री की करेंसी है, वो UK और US की कंट्री की करेंसी नहीं है। तो मुझे वहां पर क्या देना पड़ेगा, अगर मैं US से कोई चीज को मंगा रहा हूँ या फिर उनके साथ में अगर मैं डील कर रहा हूँ, तो मुझे वहां पर डॉलर ही देना पड़ेगा। ठीक है। और ये डॉलर हम किस तरह से देंगे, तो जो बीच में जो एक्सचेंजर्स होते हैं बड़े बड़े, उसी के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। इसका और एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। जैसे अगर हम कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, ट्रैवल का मतलब हम एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं,
यूरोप जा रहा है, स्विट्जरलैंड जा रहा है घूमने के लिए। तो जब भी हम इस तरह से घूमने के लिए जाएंगे, तो जब हम घूमने जाते हैं तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पैसा लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो ट्रैवल भी करना है, एंजॉय भी करना है, शॉपिंग भी करनी है, वहां पर कुछ खाना होगा, तो मुझे पैसे लगेंगे। तो क्या, अगर मैं वहां पर जा रहा हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं कि हम जापान जा रहे हैं या फिर स्विट्जरलैंड जा रहे हैं या फिर यूरोप जा रहे हैं घूमने के लिए, तो क्या ये इंडियन रुपीज वहां पर यूज होगा? तो ये इंडियन रुपीज वहां पर यूज नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो जब भी मैं इस तरह का ट्रैवल करूंगा तो मुझे पहले जाना पड़ेगा एयरपोर्ट के ऊपर, यानी कि एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो वहां पर जो एक्सचेंजर्स होते हैं, उस एक्सचेंजर्स के पास मुझे जाना पड़ेगा। और एक्सचेंजर के पास जाने के बाद मैं क्या करूंगा, मुझे जिस कंट्री में जाना है उस कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज करूंगा। यानी कि हमारा जो इंडियन रुपीज है, मान लीजिए कि मुझे 2 लाख रुपए एक्सचेंज करना है, तो मैं 2 लाख रुपए उनको दूंगा। और उसके बाद में मुझे वहां पर क्या मिलेगा, अगर मैं यूएस जा रहा हूँ तो डॉलर लेके जाना पड़ेगा, तो हो सकता है वो 2 लाख रुपए के बाद 2200 2300 डॉलर मुझे मिल जाएंगे, और उसको फिर मैं जाके वहां पे क्या कर सकता हूँ, खर्च कर सकता हूँ, या फिर मैं जो भी मुझे वहां पर शॉपिंग करनी है, जो भी करना है, तो मैं कर सकता हूँ। इसके बाद में अगर यूरोप में जाए तो यूरो लगेगा, जापान में जाएंगे तो जापान की जो एन करेंसी वो लगेगी। यानी कि जिस भी कंट्री में हम जाएंगे उस कंट्री की करेंसी को मुझे वहां पर देना पड़ेगा, क्योंकि उस कंट्री में वही करेंसी यूज होती है, हमारी करेंसी वहां पर यूज नहीं होती है। और ये जो करेंसी एक्सचेंज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेक्स बोलते हैं। मान लेते कि आप अगर यूएस जाके घूम के आ गए और आपके पास में अभी भी डॉलर बचे हैं, तो वो डॉलर आप वापस कहाँ पे देंगे? तो एक्सचेंजर में जाएंगे, वापस एयर के ऊपर, वहां पर हम देंगे और उस करेंसी को हम एक्सचेंज करेंगे। और उसी करेंसी एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं, फॉरेक्स बोलते हैं। फॉरेक्स ऑल्सो नोन एज फॉरेन एक्सचेंज और एफएक्स ट्रेडिंग। जैसे मैं फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहा, तो वो जो फॉरेन एक्सचेंज है, जैसे बड़ी बड़ी जो डील होती है थ्रू गवर्नमेंट, तो ये फॉरेन एक्सचेंज अलग हो गया। और जिस फॉरेक्स मार्केट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो हम उसी कंट्री की जो करेंसी है, जो कि मेजर कंट्रीज है और जो बहुत बड़ी बड़ी और डेवलप कंट्रीज है, उसी कंट्री के करेंसी में हम यहाँ पर ट्रेडिंग करने वाले हैं। यानी कि हम इसको बाय और सेल करके उसमें से प्रॉफिट जनरेट करने वाले। इट इज द कन्वर्सेशन ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर। ठीक है, एक करेंसी दूसरे करेंसी के साथ क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिवली ट्रेडर मार्केट इन द वर्ल्ड। इट हैज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम इज $6.6 ट्रिलियन। आप इमेजिन कर सकते हो कि ये मार्केट इतना बड़ा है, इट्स ग्लोबल मार्केट। और ग्लोबल मार्केट होने की वजह से इसका जो डेली का जो टर्नओवर है वो है $6.6 ट्रिलियन, और इसी को हम बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट। आगे जब वाई फॉरेक्स आएगा तब आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये कौन कौन सी करेंसीज यहाँ पर होती है और कौन कौन सी करेंसीज में हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें से हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, डेली टर्नओवर जो है इस मार्केट का वो है $6.6 ट्रिलियन। अभी $6.6 ट्रिलियन होता कितना है, आपको पहले ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं कौन से कैटेगरी में जाके काम कर रहा हूँ जिसका टर्नओवर इतना बड़ा है। और $6.6 ट्रिलियन एग्जैक्टली होता कितना है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो $1 मिलियन इज इक्वल टू होता है 6.5 CR, यानी कि ये हमें पता है 6.5 करोड़ रुपए। ठीक है, पता है, हमारे पास नहीं है, तो ये हमें क्या कर सकते हैं, हम इस मार्केट से हम निकाल सकते हैं। तो $1 मिलियन इज इक्वल टू होता है 6.5 करोड़। वही $1 बिलियन होता है 6,500 करोड़ रुपए। और ये जो बड़े आंकड़े हैं 6,500 करोड़, ये सिर्फ हम गवर्नमेंट की जो भी अलग अलग प्रकार की जो डील्स होती होंगी या फिर जो भी काम होता होगा, टेंडर्स निकलते होंगे, वो हमने सिर्फ इस तरह के आंकड़ों में सुना है, 6,500 करोड़ रुपीज। उसके बाद अगर $1 ट्रिलियन की बात करें तो ये ह्यूज आंकड़ा बन जाता है 6.5 लाख करोड़ रुपए। इट्स ह्यूज अमाउंट। और वो सिर्फ मैं अब बात कर रहा हूँ $1 ट्रिलियन की। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट की, जहां पर जिसका टर्नओवर होता है $6.6 ट्रिलियन। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता है। अब ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ये तो पहला तो ये ग्लोबल मार्केट है। ग्लोबल मार्केट होने की वजह से इसका जो टर्नओवर है वो इट्स ह्यूज टर्नओवर है। और इसी टर्नओवर के माध्यम से या फिर इसी टर्नओवर में से हमें क्या करना है, थोड़ा सा प्रॉफिट निकालना है, जो कि हमारी लाइफ को पूरा सेट कर सकता है। लेकिन वो प्रॉफिट कब निकलेगा, जब हम उस फॉरेक्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे, इसको सीखेंगे, उसके बाद में ये सारी चीजें हो सकती है। और इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज अ फॉरेक्स मार्केट। क्योंकि ये मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया, ह्यूज
यहाँ पर लिक्विडिटी तैयार होती है, ह्यूज ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट होता है, जिसकी वजह से इसका प्रॉफिट भी ह्यूज होगा। और वो प्रॉफिट हमारी लाइफ क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अभी इस मार्केट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, फॉरेक्स मार्केट को। आगे भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर अगर हम देखेंगे तो इस मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत बड़े लेवल पे होती है। अभी वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, जो भी प्राइस का जो मूवमेंट होता है वो ह्यूज होता है, बहुत बड़े लेवल पे होता है, फास्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं वोलेटिलिटी। मतलब जब भी इस तरह की वोलेटिलिटी आती है तो बड़ी बड़ी स्पाइक्स जनरेट होती है, कैंडल बहुत बड़ी बड़ी जनरेट होती है या फिर तैयार होती है। तो ये जो वोलेटिलिटी होती है या फिर लिक्विडिटी जो होती है, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि उस मार्केट में बहुत बड़े लेवल पे ट्रेडर्स आते हैं, वहां पर क्या करते हैं, बहुत बड़े लेवल बाय भी करते हैं, सेल भी करते हैं, यानी कि ट्रांजेक्शन होता है। और वो जो ट्रांजेक्शन होता है उसकी वजह से इसकी जो लिक्विडिटी है इस मार्केट की वो हाई हो जाती है। ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे जनरेट होता है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज की यानी कि 180 कंट्रीज के जो ट्रेडर्स है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम ह्यूज जनरेट होता है। इसी सारी चीजों का हमें फायदा लेना है। जब जब इस मार्केट में इस तरह का मूवमेंट होता है उस टाइम पे हमें ट्रेड करना है, और ट्रेड करके प्रॉफिट बुक करके उस मार्केट से बाहर होना है। ठीक है, इस तरह की चीजें अगर हम करेंगे तो इसमें से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें हम आगे क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो आई होप ये एग्जैक्टली फॉरेक्स होता क्या है आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, कि एग्जैक्टली फॉरेक्स किस तरह का होता है, किस तरह से यहाँ पर डीलिंग होती है, और किस तरह से हम यहाँ से आगे जाके अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ट्रेडिंग करके जैसे मैंने आपको बताया ह्यूज प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, लेकिन करना क्या होगा, सीखना पड़ेगा। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक इसमें से प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। शुरुआत में अगर आप नए हैं, हो सकता है कि मार्केट अगर बाइंग में होगा और आप, हो सकता है कि आपने बाय 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 कर दिया और इसमें से प्रॉफिट जनरेट कर लिया। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि आपका जो डिसीजन होगा, यानी कि जो आप ऐसे ही अंदाजा लगा रहे हो, तो वो गलत होगा, जिसकी वजह से ह्यूज लॉसेस आपको यहाँ पर हो सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिन्होंने $1000 डाले, फिर उसको 10,000 बनाया, 20,000 बनाया, 30,000 भी बनाया। लेकिन ये उस टाइम पे बनाया जब उन्होंने जो भी ट्रेड किया होगा वो उनके फेवर में आया होगा। तो उस तरह से इन्होंने तो बनाया, लेकिन आगे जाके इसी सारे पेमेंट को उन्होंने जीरो भी किया है। बिकॉज ऑफ, क्यों, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज हमें लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सीखना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम अंडरस्टैंड करेंगे। हम अगर देखा जाए तो हमारे आसपास में, हमारे घर में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर इंजीनियर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं। अभी ये डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा टाइम स्पैन दिया है। मतलब क्या, कि इस एजुकेशन को लेने के लिए इन्होंने 7 to 8 years स्पेंड किए हैं। यानी कि अगर मैं इंजीनियरिंग में जा रहा हूँ तो इंजीनियरिंग मेरा 4 साल का होता है, उसके बाद में फिर वापस अगर मुझे हायर क्वालिफिकेशन लेना होगा तो फिर और 2 साल। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया है, सीखने के लिए बहुत बड़ा टाइम दिया है। अगर इस तरह से जब हायर एजुकेशन लेते हैं तो जब भी आप देखोगे तो इनका जब भी जॉब लगता है, वो जब भी जॉब करते हैं तो इनका अच्छा खासा जॉब उनको मिल जाता है। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है उनका एजुकेशन। और ये एजुकेशन जैसे वो लेते हैं वैसे ही वो अगर बाहर जाएंगे तो उनको उतना बड़ा सैलरी नहीं मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद जब वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं उसके बाद में वो क्या करते हैं, एक अच्छी खासी पोस्ट पे जा सकते हैं, या फिर एक अच्छी खासी सैलरी उनको मिल सकती है। मैं ये एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एजुकेशन की। तो आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक इस तरह का पैसा आपको नहीं मिलेगा, जो कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था हायर एजुकेशन का। तो वो हायर एजुकेशन लेने के बाद आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर वो इनकम आपको यहाँ पर जनरेट हो सकता है। जैसे ही वैसे ही फॉरेक्स में भी आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। एजुकेशन लेने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करने के बाद आप यहाँ से बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। इस प्रैक्टिस करना है मतलब क्या, कि हमें सीखना है मतलब हमें टेक्निकल एंड फंडामेंटल नॉलेज इस मार्केट के बारे में लेना पड़ेगा, कि ये मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, ये मार्केट में किस तरह से प्राइस की मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट क्यों हुई,
तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं और आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। और ये जब आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करोगे, सीखोगे, तो ह्यूज प्रॉफिट आप इसमें से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप विदाउट नॉलेज के साथ अगर इस मार्केट में जाओगे तो आपका बहुत बड़ा लॉसेस यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर कुछ मेंशन किया है कि 80% पीपल फेसिंग लॉसेस। क्यों? क्योंकि अधूरा नॉलेज। उनको लगता है कि ये मार्केट में से पैसा निकालना बहुत इजी है, और फिर वो क्या करते हैं, इस तरह से जब विदाउट नॉलेज ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत बड़े लॉसेस इनको सहन करने पड़ते हैं। तो वो लॉसेस हमें नहीं करने हैं। हमें क्या करना है, प्रॉपर एजुकेशन के साथ में यहाँ पर ट्रेडिंग करना है, और उस ट्रेडिंग के बाद आप यहाँ से ह्यूज प्रॉफिट 100% जनरेट कर सकते हो। प्रॉपर नॉलेज अगर आपके पास में है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर विदाउट नॉलेज जाते हैं तो आपके लॉसेस हो सकते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया, व्हाट इज फॉरेक्स। तो हमने दो प्रकार के मार्केट के बारे में यहाँ पर अंडरस्टैंड किया। एक होता है फॉरेन एक्सचेंज, जो कि कंट्री टू कंट्री हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। नॉर्मल बेसिस पे जो भी हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं, ऑनलाइन खरीदते हैं, तो ये फॉरेन एक्सचेंज ही हो गया। या फिर जैसे मैंने दूसरे मार्केट की बात की, तो जो भी अलग अलग मेजर कंट्रीज है जो मैं आपको इस वाई फॉरेक्स में बताने वाला हूँ, तो उस मेजर कंट्रीज की जो करेंसीज होती है, तो उस करेंसीज में हम यहाँ पर क्या करने वाले, ट्रेडिंग करने वाले। तो ये दो प्रकार की मार्केट है, और हम फॉरेक्स मार्केट में हम ट्रेडिंग करेंगे, यानी कि जो मेजर करेंसीज है, मेजर कंट्रीज की जो करेंसीज है, वहां पर हम ट्रेडिंग करेंगे। चलो अंडरस्टैंड करते हैं कि ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है, और इसके साथ साथ हमें ये फॉरेक्स क्यों करना चाहिए, इसको हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। तो वाई फॉरेक्स ट्रेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मुझे फॉरेक्स क्यों करना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इसका टर्नओवर के बारे में मैंने आपको बताया था। तो पहली बात, यहाँ पर ये मार्केट जो है वो सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है, जिसमें डेली बेसिस पे $1 ट्रिलियन का ट्रांजैक्शन होता है। यानी कि ट्रांजैक्शन मतलब डेली, जो डेली उसका जो टर्नओवर है वो है $6.6 ट्रिलियन। इट इज द मोस्ट लिक्विड, इसमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, मतलब लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि इसमें सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी कि बहुत सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि पैसे डालते हैं, निकालते हैं। सेंट्रल बैंक्स यहाँ पर ट्रेडिंग करती है, जो भी अलग अलग कंट्रीज को जो सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक्स यहाँ पर ट्रेडिंग करती है। अलग अलग कंट्रीज की जो गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पर ट्रेडिंग करती है। और उसके बाद में रिटेल ट्रेडर्स, यानी हमारे जैसे जो ट्रेडर्स होते हैं, वो यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, जिसके वजह से इसका जो वॉल्यूम होता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम जो होता है, वो ह्यूज बनता है। और इसी का हमें क्या करना है, फायदा लेना है। जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बताई, जैसे कौन कौन यहाँ पर इस मार्केट में पार्टिसिपेट करता है, आप देख सकते हो। सेंट्रल बैंक यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है, कमर्शियल बैंक यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है, गवर्नमेंट की मैंने बात की, ट्रेडर्स यानी हमारे जैसे ट्रेडर्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी कि जो भी म्यूचुअल फंड आप देख रहे होंगे, या फिर जो अलग अलग प्रकार के फंड होते हैं, इंश्योरेंस होता है, या फिर अगर एलआईसी की बात करें, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि एलआईसी क्या करती है, आपका जो फंड होता है वो भी ट्रेडिंग में ही लगाती है, वहां से ह्यूज प्रॉफिट जनरेट करते हैं, और उसके बाद में जो भी प्रॉफिट होता है हमारा, वो हमें प्रोवाइड करती है, जो भी हो 10 साल 20 साल के बाद में। तो इस तरह के हो सकते हैं। उसके बाद में जो अलग अलग प्रकार के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, हाई स्किल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं। अलग अलग प्रकार के कॉर्पोरेशन यहाँ पर आते हैं, और जो क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से इसका वैल्यूम इतना बड़ा जनरेट होता है। वही अगर हम अलग अलग कंट्रीज की जो स्टॉक मार्केट होती है, जैसे हमारा इंडिया का भी स्टॉक मार्केट है, उसको अगर यहाँ पर देखेंगे तो फॉरेक्स मार्केट ये बहुत बड़ा मार्केट है। और स्टॉक मार्केट का अगर हम टर्नओवर देखेंगे डेली बेसिस का, तो 22.4 बिलियन, 18.4 बिलियन, 7.5 बिलियन, और हमारे इंडिया का आई थिंक 4 पॉइंट समथिंग बिलियन है। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट के आगे फॉरेक्स मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मार्केट सबसे बड़ा है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सीख कर इसका प्रॉपर नॉलेज लेके हम इसमें से ह्यूज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये मार्केट जो ये 24 आवर चलता है, 24/5, यानी कि 24 घंटा ये मार्केट चालू रहता है, और पूरे के पूरे 5 दिन ये मार्केट पूरे के पूरे 5 दिन ये मार्केट दिन हम यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। 24 घंटा हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटा हमें ट्रेडिंग करते नहीं बैठना है, ठीक है।
कुछ टाइमिंग्स जो होती है उसके अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो इसमें से ह्यूज प्रॉफिट भी हम निकाल सकते हैं साथ ट्रेन करके। जैसे मैंने आपको बताया कि 24 आवर्स आप ट्रेडिंग कर सकते हो, तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको टाइमिंग की प्रॉब्लम होती है। वो करना तो चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं बिजी है, जिसके वजह से ये ट्रेडिंग नहीं कर पाते। तो वो लोग यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग जो है इस मार्केट की वो है 24 आवर्स, और पूरे के पूरे 5 दिन चलता है। तो जब भी इनको टाइम मिलता है तब वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली जैसे फ्री हो जाते हैं उस टाइम पे ये ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिकॉज ये मार्केट 24 आवर चलता है। इसके बाद में यहाँ पर दूसरा फीचर्स मैं बताऊंगा जो है मिनिमम डिपॉजिट, यानी कि यहाँ पर आप मिनिमम डिपॉजिट के साथ में ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिन्होंने $20 $50 डाले थे, और उन्होंने अभी उसको $1000 बनाया, $2000 बनाया। ठीक है, लेकिन ये कब हो सकता है? ये हो सकता है एजुकेशन के बाद में। तो यू कैन स्टार्ट विद मिनिमम डिपॉजिट लाइक $100 to $100। हमारे सिस्टम में आप मिनिमम $25 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप आईएनआर में ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप यूएसडी में ट्रेडिंग करना चाहते हो, यानी कि यूएसडी भेजना चाहते हो बाइनेंस के थ्रू, तो वहां पर मिनिमम $50 है। और अगर बिटकॉइन इथेरियम के साथ करना चाहते हैं तो मिनिमम $10 है। तो इस तरह से मिनिमम डिपॉजिट के साथ आप इस मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो। मोर लिवरेज की अगर बात करें तो लिवरेज का मतलब होता है एक प्रकार का क्रेडिट, एक प्रकार का लोन। हमें क्या कौन देता है? ये देता है हमें ब्रोकर, अवेलेबल करा के देता है। अभी ब्रोकर को क्या जरूरत है इस तरह के लिवरेज देने की? तो उसको जो फॉरेक्स मार्केट का जो स्टैंडर्ड बना हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए आपको इस ब्रोकर को ये लिवरेज देना पड़ता है। अभी बहुत सारे जगह पे अलग अलग प्रकार के ब्रोकरेज दिए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000 भी हमने देखा है, 1:2000 भी देखा है। लेकिन जितना बड़ा लोन आप लोगे उतनी बड़ी आपको ईएमआई भी देनी पड़ेगी। यानी कि जब भी आपका अकाउंट माइनस में जा रहा होता है तो वो अकॉर्डिंग टू लिवरेज जाता है। तो इसलिए आपको मिनिमम लिवरेज के साथ ही काम करना होता है। जैसे 1:100 जो है वो हम गोल्ड को प्रोवाइड करते हैं, और 1:400 हम नॉर्मल करेंसी के लिए प्रोवाइड करते हैं। जितना मार्जिन आप लोगे उतना ईएमआई आपको देना पड़ेगा। एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जितना लोन आप लोगे, अगर आपने लोन लिया है 2 करोड़ का और आपकी सैलरी अगर 2 लाख रुपए है, एग्जांपल बता रहा हूँ, या फिर 1 लाख रुपए है, तो वो लोन आपके लिए बहुत हेवी हो गया। उसका ईएमआई आप नहीं दे पाओगे, पूरी की पूरी सैलरी भी चली जाएगी और एक्स्ट्रा भी कुछ देना पड़ेगा। तो इस तरह का लोन कोई फायदे का नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? मिनिमम लीवरेज के साथ में ट्रेड करना चाहिए, जो कि 1:100 हो सकता है, या फिर मैक्सिमम देखेंगे तो 1:400 होता है। तो इस प्रकार से आपको ये लिवरेज दिया जाता है, और इसी लिवरेज के साथ हम यहाँ पर इस फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपका ब्रोकरेज काटा जाता है वो मिनिमम होता है। ह्यूज लेवल पे जो ब्रोकरेज काटते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के सिस्टम है, अलग अलग प्रकार के ब्रोकर है, वो भी आपका जो लिवरेज सॉरी ब्रोकरेज है वो ज्यादा भी काटते हैं, यानी कि हाई बोल सकते हैं, मैक्सिमम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ब्रोकरेज होगा वो मिनिमम काटा जाएगा। और जब भी हम इस फॉरेक्स मार्केट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे, अंडरस्टैंड करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, आगे जाके ट्रेडिंग करेंगे। अभी ट्रेडिंग की बात, मतलब हम यहाँ पर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन सी जो करेंसीज होती है जिसको हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं, या फिर इस फॉरेक्स मार्केट में हम एग्जैक्टली क्या ट्रेड करने वाले हैं, वो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर पहली कैटेगरी आती है, वो होती है मेजर करेंसी पेयर्स। अभी मेजर करेंसी पेयर्स इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पर जितने भी कंट्रीज को आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सारी कंट्रीज क्या है, यहाँ पर मेजर करेंसी पेयर्स है या फिर मेजर कंट्रीज है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो यूरो, आप जो भी करेंसी पेयर देख रहे हो तो उसके आगे कंट्री भी लिखिए, तो इसको अंडरस्टैंड करिए। यूरो यूएसडी का मतलब होता है यूरोजोन और यूनाइटेड स्टेट, यानी कि यूरोप और अमेरिका। अब ये क्या है? ये डेवलप कंट्रीज है, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज है, और ये डेवलप कंट्रीज है। वैसे ही न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट यानी कि एनएसजेड यूएसडी, और यूनाइटेड स्टेट यानी कि और कनाडा यानी कि यूएसडी और सीएडी। जीबीपी यूएसडी की बात करेंगे तो यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, और सीएचएफ की ट्रेनिंग चालू है, ट्रेनिंग। हाँ करतो मी, ट्रेनिंग चालू आहे, मी करतो करतो तब। हाँ
ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें यूएसडी सीएचएफ, तो सीएचएफ का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो एयूडी यूएसडी यानी कि ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट और जापान यानी कि जेपीवाई। ये जितनी भी करेंसीज आप यहाँ पर देख रही है पेयर में बनी है। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ी, यानी कि दो कंट्रीज यहाँ पर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, सिंपल सा एग्जाम्पल है, अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है T20 का, तो उस वर्ल्ड कप में सिर्फ एक ही टीम नहीं खेल रही है, वहां पर क्या खेल रहा है? इंडिया पाकिस्तान की मैच हो रही है, इंडिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच हो रही है, इंडिया जिम्बाब्वे की मैच हो रही है, इंडिया श्रीलंका की मैच हो रही है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? जोड़ी में वहां पर मैच हो रही है। वैसे ही यहाँ पर इसी दो कंट्री के बीच में ही ट्रेडिंग होती है। वजह से वहां पर वर्ल्ड कप में दो कंट्री के बीच में क्रिकेट खेला जाता है, वैसे यहाँ पर दो कंट्री के बीच में ये ट्रेडिंग की जाती है। और वो कंट्रीज कौन कौन सी, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया, यूरो और यूएसडी। तो ट्रेडिंग कैसी होती है यहाँ पर? तो यूरो की प्राइस जब ऊपर जाएगी तो हम उसको बाय करते हैं, और यूएसडी की प्राइस जब बढ़ती है तो उसको हम सेल करते हैं, यानी कि हम यूरो को सेल करते हैं और यूएसडी में प्रॉफिट जनरेट करते हैं। सिंपल। तो इस तरह से यहाँ पर क्या किया जाता है? ट्रेडिंग किया जाता है। ये हो गई हमारी मेजर करेंसी पेयर्स। देयर आर 7 करेंसीज मेकअप 80% ऑफ ग्लोबल फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, तो 7 जो मेन करेंसीज होती है जो आप यहाँ पर देख रहे हो, इसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग की जाती है, यानी कि 80% ट्रेडिंग इस 7 मेजर करेंसी पेयर्स में की जाती है। इसके बाद में आता है माइनर करेंसी पेयर्स। माइनर करेंसी पेयर्स में अगर हम देखेंगे तो इट डजंट इंक्लूड द डॉलर, इट कंसिस्ट ऑफ यूरो, येन और ब्रिटिश पाउंड। मतलब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, यूरो सबसे ऊपर लिखा है, उसके बाद में जेपीवाई, उसके बाद में जीबीपी। अभी इसको माइनर करेंसी पेयर्स इसलिए बोला गया है क्योंकि मेजर करेंसी पेयर्स के अकॉर्डिंग इसमें कम ट्रेडिंग होती है। इसको क्रॉस करेंसी पेयर्स भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हर करेंसी के साथ में डॉलर है, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर डॉलर नहीं है। तो ये होगी आपकी माइनर करेंसी पेयर्स। और माइनर करेंसी पेयर्स में जो मेजर करेंसी पेयर में से अगर डॉलर को निकाल दिया जाए तो बाकी की जितनी भी करेंसीज है वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करती है। और इस करेंसी पेयर्स में यूरो, येन और ब्रिटिश पाउंड ये मेन 3 करेंसीज है, और उसके अपोजिट में बाकी की कंट्रीज की करेंसीज को हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी कैटेगरी हो। इसके बाद में हम बात करेंगे तीसरी कैटेगरी की, जिसमें हम ट्रेडिंग नहीं करते, या फिर ये जो करेंसीज है वो आपको वहां पर नहीं मिलेगी ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि ये एक्सोटिक करेंसी पेयर्स होती है। एक्सोटिक करेंसी पेयर्स का मतलब होता है कि ये जो जो भी कंट्रीज है वो अभी डेवलपिंग फेज में है, इनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अगर आपको मैं एग्जांपल बताऊं तो हांगकांग, टर्किश, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका आपको पता होगा, ब्राजील आपको पता है, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज है। स्वीडिश हो गया, डैनिश हो गया, सिंगापुर हो गया, ये क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज है। अभी पूरा का पूरा डेवलपमेंट वहां पर नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगी? ये एक्सोटिक करेंसी पेयर्स है। इट इंक्लूड मेजर करेंसी एंड करेंसी ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री। मेजर करेंसी मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो यूएसडी और यूरो, ये दो ही मेजर करेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, बाकी के जो करेंसी पेयर्स होती है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है। और एक्सोटिक करेंसी पेयर्स का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक डेवलप कंट्री और एक डेवलपिंग कंट्री। लेकिन ये करेंसी पेयर्स आपको नहीं मिलेंगे ट्रेडिंग करने के लिए, और ना ही हमें इसमें ट्रेडिंग करनी है। तो कौन से करेंसी में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं? तो शुरुआत में अगर आप न्यू है तो आपको मेजर करेंसी पेयर्स में ही ट्रेडिंग करना है। आप इधर उधर कहीं पे भी मत जाइए, ये करेंसीज को पहले अंडरस्टैंड करिए, और उस अंडरस्टैंड करने के बाद आप यहाँ पर इसको ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा? ये जितनी भी करेंसीज मैंने आपको यहाँ पर बताई, इसको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसका प्रॉपर नॉलेज लेना पड़ेगा, और नॉलेज के साथ में हम आगे जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं। फंडामेंटल एंड टेक्निकल नॉलेज अगर हम प्रॉपरली यहाँ पर आके लेते हैं, सीखते हैं, तो इसमें से ह्यूज प्रॉफिट हम इस मार्केट से निकाल सकते हैं। इस प्रॉफिट में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना बड़ा पोटेंशियल है। दिन के यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे प्रॉफिट हम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर एजुकेशन के साथ। अगर आपका एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, फिर आप इस मार्केट में हम प्रॉफिट भी नहीं निकाल सकते, आपके लॉसेस होने के चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। इस मार्केट को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। अब ये मैनिपुलेशन होता क्या है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि शेयर मार्केट में जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो
उस मार्केट को चलाते हैं, इस मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, मतलब बहुत बड़े लेवल पे अगर किसी शेयर्स को वो बाय कर लेते हैं तो उसकी प्राइस बहुत बड़े लेवल पे ऊपर भी जाती है, और जब उसी शेयर्स को अगर वो सेल करते हैं या फिर और भी जो शेयर्स होते हैं उसमें अगर वो सेल करते हैं तो क्या होता है, वो उस शेयर्स की प्राइस अचानक से गिर जाती है, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं। तो यहाँ पर ये मैनिपुलेशन हो, यहाँ पर इस फॉरेक्स मार्केट में ये मैनिपुलेशन नहीं होता है। जब न्यूज होता है उस टाइम पे ये मैनिपुलेशन होता है, क्योंकि न्यूज पे टाइम पे जो मैंने आपको अलग अलग प्रकार की जो कैटेगरीज बताई, सेक्टर्स बताए, जैसे बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, इन्वेस्टर्स हो गए, तो वो सारे वहां पर आके ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से ये मार्केट ओलाटाइल होता है। और उस टाइम पे हमें दूर रहना है। जब भी न्यूज आती है या फिर जब न्यूज होती है तो उस न्यूज को पहले जाने दीजिए और उसके बाद में आप ट्रेडिंग करिए, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट हाईली वोलाटाइल होता है, आपके अकाउंट जीरो होने के चांसेस होते हैं। ये न्यूज जो होती है उसका पूरी इंफॉर्मेशन भी आपको दी जाती है कि कहाँ पर आपको मिलता है, कहाँ पर आपको ये सारे न्यूज देखने, कहाँ पर आपको ये फंडामेंटल एनालिसिस को चेक करना है, तो वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी यहाँ पर। तो इस मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत कम लेवल पे होता है, और जिस टाइम पे होता है उस टाइम पे हमें दूर रहना है, यानी कि हमें पता चल जाता है या फिर हमें बताया जाता है कि इस टाइम पे ये सारी न्यूज आती है, उस टाइम पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो ये सारा एजुकेशन लेके हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, बहुत बड़े लेवल पे प्रॉफिट ले सकते हैं या फिर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं ट्रेडिंग करके। तो इसको आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाहिए। आई होप आपको वाई फॉरेक्स अंडरस्टैंड हुआ होगा कि मुझे फॉरेक्स क्यों करना चाहिए। तो फॉरेक्स आपको इसलिए करना चाहिए कि आप इसमें से ह्यूज प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं एजुकेशन के साथ में। तो इस तरह से ये सेकंड चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर की, यानी कि इंडियन मार्केट वर्सेस फॉरेक्स मार्केट। अभी यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है कि इंडियन मार्केट बेस्ड है या फिर फॉरेक्स मार्केट बेस्ड है। हम बात कर रहे हैं इनके डिफरेंस की, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लीगैलिटी एंड रेगुलेशन की अगर बात करें तो फॉरेक्स मार्केट का जो रेगुलेशन होता है, तो या फिर जो भी रेगुलेटरीज होती है वो आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे कि एफसी यानी कि फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के साथ में इसका रेगुलेशन होता है। साइप्रस यानी कि CYSEC, साइप्रस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, हमारा जो सर्टिफिकेशन है वो साइप्रस का है। आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा हमारा सर्टिफिकेशन किसका है। और ये सर्टिफिकेशन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं हमें दिखाओ, हमें दिखाओ। तो यहाँ पर जैसे कि हम कभी भी स्कूल में जाते हैं, दाखला लेते हैं, दाखला लेने के बाद हम जब सीखते हैं उसको और जब एग्जाम्पल देते हैं तब हमें ये सारी चीजें मिल जाती है सर्टिफिकेशन। तो वैसे ही ये सारी चीजें होती है। तो पहले हमें ये खुद को यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा, प्रॉपर सर्विस सारी चीजें देने के बाद में फिर ये हमें सारी चीजें मिल जाती है, और उसका कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। तो ये एक रेगुलेटरीज होती है यहाँ पर। उसके बाद में होता है IFSC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ये 3 रेगुलेटरीज यहाँ पर काम करती है फॉरेक्स मार्केट में। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का है, तो उसके तहत ये शेयर मार्केट जो होता है वो रेगुलेट होता है। फॉरेक्स मार्केट ये ग्लोबल मार्केट है, तो इसीलिए यहाँ पर सेबी का रूल नहीं होता है। हाँ, लेकिन अलग अलग कंट्री के अलग अलग रूल्स हो सकते हैं फॉरेक्स मार्केट को लेके। तो वो अभी तक ऐसे कोई रूल्स इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू नहीं बने हैं। एक बना है फेमा एक्ट, और उस फेमा एक्ट को हम फॉलो कर रहे हैं, यानी कि उस फेमा एक्ट को के रिगार्डिंग फेमा एक्ट के थ्रू ही हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्ट में हम नहीं आते। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में अगर डेली टर्नओवर की बात करें तो $6.6 ट्रिलियन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये इतना बड़ा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर 180 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। यहाँ पर जो ट्रेडिंग पेयर्स बनती है, जिसके बारे में हमने देख लिया, मेजर करेंसी पेयर्स, माइनर करेंसी पेयर्स। वही अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग कंपनीज के जो स्टॉक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं या फिर ट्रेड करते हैं, या फिर अलग अलग प्रकार की जो बैंक्स होती है वहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें फीचर होता है, ऑप्शंस होता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज होती है जो ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे आपको रिलायंस, HDFC, हमारे टाटा मोटर्स, ये सारी जो है वो शेयर मार्केट शेयर्स है अलग अलग कंपनीज के। इसके साथ साथ जो छोटी कंपनीज होती है, स्मॉल, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इस तरह की जो कंपनीज होती है इनके शेयर्स भी हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं। फॉरेक्स मार्केट की ट्रेडिंग ऑप्शंस के बारे में अगर देखेंगे तो मैंने आपको लिवरेज के बारे में बताया, तो वो लिवरेज हम यहाँ पर ले सकते हैं, और ये लिवरेज हमें मिल सकता है 1:100, 200, 300, 400, इससे भी ज्यादा। जो अलग अलग प्रकार के जो ब्रोकर्स होते हैं, अभी ये आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे लिवरेज कितना यूज करना चाहिए। ह्यूज हाई लिवरेज यूज किया तो प्रॉब्लम है,
इसीलिए हाई लेवरेज यूज नहीं करना है, क्योंकि उसके वजह से आपका अकाउंट जो माइनस जाता है वो भी हाई लेवल पे ही जाता है। प्रॉफिट में जाता है तो स्लो जाता है, माइनस जाता है तो फास्ट जाता है। इसका रीजन क्या होता है? तो लिवरेज। तो उस लिवरेज को आपको कम लेना है, ज्यादा लिवरेज नहीं लेना है। लिवरेज इज द रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ मनी यू रियली हैव एंड द अमाउंट ऑफ मनी यू कैन ट्रेड। तो ये डिफरेंस होता है, आपके पास में कितना पैसा है और कितना ट्रेड आप कर रहे हो। तो इसका एक रेशियो आपको यहाँ पर दिया जाता है। जैसे ऊपर आप देख रहे हैं 1:100, 200, 300। तो ये एक फायदा है लिवरेज का, कि हम अगर प्रॉपर लिवरेज को अगर यूज करेंगे तो हम इसमें से ह्यूज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। स्टॉक मार्केट की बात करेंगे तो स्पॉट, मार्जिन, फ्यूचर, ये सारे ट्रेडिंग ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। फॉरेक्स मार्केट मंडे टू फ्राइडे चलता है 24/5, यानी कि 24 घंटा ये मार्केट चलता है, पूरे के पूरे 5 दिन। वही अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो ये मंडे से लेकर फ्राइडे तक, यानी कि ये भी 5 दिन ही चलता है, लेकिन इसका जो टाइमिंग है वो है 9:15 से लेके 3:30 तक। और उसमें अगर गवर्नमेंट हॉलीडेज है तो इस टाइम पे ये मार्केट क्लोज होती है। ठीक है। और फॉरेक्स मार्केट जो हमने ऑलरेडी देख लिया कि ये मार्केट जो है वो कैसे चलता है, 24 आवर्स चलता है और पूरे के पूरे 5 दिन चलता है। ठीक है। फॉरेक्स मार्केट मार्जिन की अगर बात करें तो यहाँ पर मार्जिन आपको ह्यूज लेवल पे दिया जाता है, अराउंड अराउंड 200 गुना या फिर 2000 गुना। ठीक है। 200x से लेके 2000x तक। और अगेन मैं आपको वही बताऊंगा कि आपको इस मार्जिन का यूज करना होता है। आपको जो भी बोनस दिया जाता है जिससे आपका मार्जिन बढ़ता है, मार्जिन का हमेशा यूज होता है, या फिर हमें यूज करना चाहिए प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। मार्जिन कभी भी आपके लॉस में यूज नहीं होता है। किसी भी ब्रोकर के पास जाइए, वो मार्जिन आपका कभी भी लॉस के लिए यूज नहीं होगा, वो सिर्फ आपको प्रॉफिट जनरेट करने के लिए दिया गया है। अगर आप उसको प्रॉपर यूज करेंगे तो ह्यूज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर आपको उसको गलत तरीके से यूज करेंगे, यानी कि अगर लॉस करेंगे, तो वो उसी तरह से यूज होगा। तो उस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। वही अगर शेयर मार्केट की बात करें तो 3x25 सो मेनी टर्म एंड कंडीशंस में, बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन के साथ हमें ये यूज करना पड़ता है। मैनिपुलेशन की हमने ऑलरेडी बात कर ली, तो इस फॉरेक्स मार्केट को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है वो क्यों नहीं मैनिपुलेट किया जा सकता। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कंट्रीज की करेंसी में हम ट्रेडिंग करते हैं, जिसको जिसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। और स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ पर ये सारी चीजें होती है। हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट में बहुत बड़े लेवल पे मैनिपुलेशन होता है। तो अभी कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेटर है, तो विच ऑप्शन इज बेटर फॉर यू। तो अगर आप रिस्क टेकर है, आप रिस्क लेना जानते हैं, आप जब भी ट्रेड करने जाएंगे तो आपका जो रिस्क होता है वो कैलकुलेटिव होना चाहिए। जैसे आपको हमेशा बताया जाता है स्टॉप लॉस लगाइए, कितना लॉस हम सस्टेन कर सकते हैं वो आपके दिमाग में होना चाहिए। कि अगर $100 के ऊपर मैं कोई भी ट्रेड कर रहा हूं तो मेरा मैक्सिमम रिस्क होता है $5, मिनिमम रिस्क होता है $3, यानी कि 3 to 5% का आपको रिस्क लेना चाहिए। और जब भी इस तरह का रिस्क आप लेते हो कि मैंने अंडरस्टैंड किया मार्केट को और मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, मैंने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया, और इस तरह से जब आप ट्रेड करेंगे बिंदास होके, इमोशन को छोड़ के, तब आप यहाँ से ह्यूज प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर आप रिस्क टेकर है तो आप यहाँ पर आ सकते हो। अगर आप इमोशनल है तो फिर यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। फिर आपको एक तो उस इमोशन से बाहर आना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जिन लोगों को बहुत बड़े लेवल पे पैसे अर्न करने हैं वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि ये ह्यूज प्लेटफॉर्म है जहां से बहुत बड़े लेवल पे पैसे कमाए जा सकते हैं। जिनके पास में ह्यूज पैसा है, ऑलरेडी पैसा है इनके पास, वो कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो वो इस मार्केट में आके ट्रेडिंग कर सकते हैं। पीपल हु हैव अ टाइम प्रॉब्लम, अभी जैसे मैंने बताया कि शेयर मार्केट में हम ट्रेडिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन ये ऑफिशियल टाइम होता है 9:15 से लेकर 3:30 तक। हम उस टाइम पे ऑफिस में होते हैं, और बहुत सारे ऑफिस में ये अलाउड नहीं होता है कि आप ट्रेडिंग करो, ऑफिस में बैठ के ट्रेडिंग करो, लेकिन बाहर कर सकते हैं। तो वो टाइमिंग की प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर सॉल्व हो सकती है, क्योंकि ये मार्केट 24 आवर्स चलता है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉपर टेक्निकल एंड फंडामेंटल नॉलेज लेना पड़ेगा, और जिन लोगों के पास में ऑलरेडी ये नॉलेज है वो यहाँ पर आके ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फॉरेक्स 100% फॉरेक्स हमारे लिए बेटर ऑप्शन है, क्योंकि हम यहाँ से प्रॉपर एजुकेशन लेके ह्यूज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इस फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब हम यहाँ पर लास्ट चैप्टर को अंडरस्टैंड करेंगे, और वो होगा फॉरेक्स मार्केट सेशंस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम। ये मार्केट 24 आवर कैसे चलता है। जैसे अगर हम देखेंगे तो अगर हम
किसी भी कंपनी में जुड़ जाते हैं, एग्जांपल बता रहा हूँ, किसी कंपनी में जुड़ जाते हैं, बहुत ऐसी कंपनीज होती है, एमएनसीज कंपनीज होती है जहां पर अलग अलग शिफ्ट में काम होता है। जैसे सुबह हो सकता है 7 बजे से लेके, या फिर अगर आप कॉल सेंटर में जाके देखोगे, बीपीओ में जाके देखोगे, तो यहाँ पर सुबह मतलब सुबह जल्दी काम स्टार्ट होता है, उसको हम फर्स्ट शिफ्ट बोलते हैं, उसके बाद में सेकंड शिफ्ट होता है, उसके बाद में थर्ड शिफ्ट होता है। इस तरह के शिफ्ट में काम चलता है, यानी कि वो कंपनी हमेशा 24 आवर चालू रहती है, बंद नहीं होती है। उसको अगर सैटरडे संडे छुट्टी भी हो तो कंपनी अगर 5 दिन चल रही है तो ये कंपनी पूरी की पूरी 5 दिन 24 आवर चलती है, उस शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग। उसी शिफ्ट्स में ऑटोमेटिकली लोग आ जाते हैं, जो भी डिसाइडेड शिफ्ट उनको दिया होगा वो शिफ्ट उसी शिफ्ट में आते हैं और उनका काम करके निकल जाते हैं। तो उस तरह से हम यहाँ पर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन ये मार्केट 24 आवर्स कैसे चलता है वो अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम ऑफ ईच सेशंस। अभी सेशंस कौन कौन से होते हैं पहले उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कैसे कौन कौन से सेशंस यहाँ पर होते हैं। अगर हम इंडियन टाइमिंग की बात करें तो ये मार्केट इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग मंडे को 3:30 बजे स्टार्ट हो जाता है, सुबह 3:30 बजे स्टार्ट होता है, और सैटरडे को 2:30 बजे क्लोज होता है, यानी कि फ्राइडे को, वो सैटरडे हो गया, तो सैटरडे को 2:30 बजे क्लोज होता है। मंडे को स्टार्ट होता है और सैटरडे को क्लोज होता है, यानी कि पूरे के पूरे 5 दिन चलता है। ठीक है, कैसे चलता है वो अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें 2 प्रकार के जोन है, जैसे कि पूरे जो हमारा नेचर है उसमें ये जोन्स की मैं बात कर रहा हूँ, विंटर जोन और समर जोन। टाइमिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इस जोन्स के टाइमिंग की बात कर रहे हैं। तो ये फॉरेक्स मार्केट है, तो अगर फॉरेन में जाओ तो यही सारे सेशंस इसी तरह से सेशंस होते हैं, विंटर जोन, समर जोन। अभी विंटर जोन में क्या होगा, तो ये मार्केट विंटर जोन में 1 घंटा आगे रहता है, वही अगर समर जोन की बात करें तो 1 घंटा पीछे रहता है। ठीक है मैडम, मेरी आवाज आ रही है? हेलो? यस सर। ओके, किसी ने हैंड रेज किया है। ओके, विंटर जोन और समर जोन जैसे ये 2 प्रकार के जोन होते हैं, तो उस टाइम में इस जोन के अकॉर्डिंग ये टाइम अलग अलग हो सकता है। अगर विंटर जोन की बात करें तो अगर मार्केट विंटर जोन में ओपन होता है 2:30 बजे, और ये क्लोज होता है सैटरडे को 1:30 बजे। वही अगर समर जोन की बात करें तो ये ओपन होता है 3:30 बजे और ये क्लोज होता है साढ़े सॉरी 2:30 बजे। इस तरह से ये अलग अलग टाइमिंग यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। विंटर जोन चलता है अक्टूबर से अप्रैल तक, और वही अगर समर जोन की बात करें तो ये चलता है अप्रैल से अक्टूबर तक। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये अलग अलग प्रकार के जोन्स के अकॉर्डिंग ये मार्केट यहाँ पर रन होता है। और इस मार्केट को अगर हम देखेंगे तो इस मार्केट में जब भी इस तरह के जोन्स में या फिर अलग अलग सेशंस में जब भी काम होता है, तो उस सेशंस के अकॉर्डिंग हम इस मार्केट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, स्टेबिलिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसके वोलेटिलिटी को अंडरस्टैंड करके वहां पर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेशंस, एग्जैक्टली ये सेशंस का मीनिंग क्या होता है? तो फॉरेक्स जो है वो एक डिसेंट्रलाइज मार्केट है, यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की इस मार्केट में छेड़छाड़ी नहीं होती है, क्योंकि इसको एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग बना के इंटरनेट के ऊपर छोड़ दिया है, और उसी के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है, मार्केट रन हो रहा है। तो फॉरेक्स ये एक डिसेंट्रलाइज मार्केट है जो कि 180 कंट्रीज में रन होता है, यानी कि 180 कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट होते हैं, इस मार्केट में आती है, इस मार्केट में आके ट्रेडिंग करती है। तो जितनी कंट्रीज है उतनी करेंसीज भी है, तो डिफरेंट ट्रेडिंग टाइमिंग अकॉर्डिंग टू कंट्रीज। जितनी भी कंट्रीज है तो हर एक का टाइमिंग अलग अलग होता है। अगर इंडिया में अभी यहाँ पर हम सुबह बैठे तो अमेरिका में यहाँ पर क्या होगा, नाइट हो सकता है। या फिर दूसरी कंट्री को अगर हम देखेंगे तो वहां पर अगर अमेरिका में अभी रात के 10 बजे है तो दूसरे कंट्री में रात के 12 बजे होंगे। या फिर कोई और अगर जाते तो वहां पर 2 बजे होंगे, कहीं और जाते हैं तो वहां पर 5 बजे होंगे। ठीक है, इस तरह से क्या है, अलग अलग टाइमिंग्स है अकॉर्डिंग टू कंट्रीज। तो वो सारी जो टाइमिंग्स होती है, तो वो जो मेन कंट्री जैसे यूरोप है तो यूरोप का जो टाइमिंग होगा, और उसके आजू बाजू की जितनी भी कंट्रीज होगी वो क्या करेंगी, उस टाइमिंग को फॉलो करेंगे, ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर इंडियन फॉरेक्स का टाइमिंग की अगर बात करें तो इंडियन फॉरेक्स हम कहाँ पर करते हैं, एनएससी बीएसए में करते हैं, जैसे जरोदा हो गया या फिर बाकी के जो भी ब्रोकर्स है। लेकिन वहां पर यूएसडी आईएनआर की हम बात कर रहे हैं, तो यूएसडी आईएनआर में जो वैल्यूम होता है वो बहुत कम होता है, वहां पर बहुत कम ट्रेडर्स वहां पर ट्रेडिंग करते हैं। इसीलिए इंटरनेशनल जो ब्रोकर्स है वहां पर ज्यादा ट्रेडिंग होती है, क्योंकि वहां पर वैल्यूम बहुत बड़ा जनरेट होता है, मूवमेंट फास्ट होती है, और जिसकी वजह से
वहां पर ट्रेडिंग की जाती है। अगर इंडियन फॉरेक्स की टाइमिंग की अगर बात करें तो ये सुबह 9 बजे स्टार्ट होगा और क्लोज होगा 5 बजे। ये इंडियन टाइमिंग होगा, ठीक है। वही जैसे मैंने बताया कि अलग अलग सेशन है तो उसकी अलग अलग टाइमिंग्स होगी। यहाँ पर 4 मेन इंपॉर्टेंट सेशंस है 24 आवर्स में, जिसके अकॉर्डिंग ये मार्केट 24 आवर्स रन होता है। पहला होता है सिडनी सेशन यानी कि ऑस्ट्रेलिया सेशन, दूसरा हो गया टोक्यो सेशन यानी कि जापान सेशन, तीसरा हो गया लंदन सेशन यानी कि यूके सेशन, चौथा हो गया न्यूयॉर्क सेशन यानी कि यूएसए सेशन। तो इस तरह के ये 4 सेशंस है और इसी 4 सेशंस के अकॉर्डिंग ये मार्केट रन होता है। पहले सेशन को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे जिसको हम बोलते हैं सिडनी सेशन। वो होता है ओपन होता है 3:30 बजे या और क्लोज होता है दोपहर में 12:30 बजे। या फिर क्या होगा, ये 1 घंटा पहले चालू हो जाएगा यानी कि 2:30 बजे, और ये 11:30 बजे बंद भी हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ये मार्केट चलता है। जैसे विंटर समर जोन और विंटर जोन की मैं बात कर रहा हूँ। टोक्यो सेशन ओपन होता है 5:30 बजे, क्लोज होता है 2:30 बजे। इसके बाद में अगर देखेंगे तो लंदन सेशन होगा, वो होगा ओपन होगा 1:30 बजे और क्लोज होगा 10:30 बजे। और न्यूयॉर्क सेशन जो ओपन होगा 6:30 बजे, क्लोज होगा रात के 2:30 बजे, ठीक है। या फिर 5:30 बजे, या सॉरी 7:30 बजे या फिर 5:30 बजे। तो इस तरह से ये मार्केट क्या होती है, अकॉर्डिंगली रन होती है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग टू जोन आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये कब ओपन होता है, ठीक है। तो देर आर 4 मेजर सेशंस इन 24 आवर्स, और ये हमारी इंडिया के लिए बहुत अच्छे क्या बोल सकते हैं टाइम जोन से, या फिर इंडिया को हम गोल्डन टाइम जोन बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारे सेशंस में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, गोल्डन टाइम जोन बोला जाता है। क्योंकि जैसे ही इंडिया में अगर हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सुबह 5:30 बजे से लेके रात के 12:30 बजे तक, 12 बजे तक या फिर 10:30 बजे तक हम सारे सेशंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसीलिए ये जो टाइमिंग है, इसको उसको मतलब इंडिया का जो टाइमिंग है उसको गोल्डन टाइम जोन बोला जाता है। बाकी के जगह पे ये पॉसिबिलिटीज नहीं होती है, तो इसीलिए इसको गोल्डन टाइम जोन बोला जाता है। अभी हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सा टाइमिंग हमारे लिए अच्छा रहेगा ट्रेडिंग करने के लिए। क्योंकि मार्केट तो 24 आवर चलता रहेगा, तो क्या हम 24 आवर्स मोबाइल के सामने बैठते रहेंगे या फिर डेस्कटॉप के सामने बैठते रहेंगे। मुझे ऐसे टाइमिंग चाहिए जहां पर ये मूवमेंट होती है, अच्छी खासी मूवमेंट होती है, और उसी टाइम पे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे ट्रेड को एक्टिव कर सकता हूँ। क्योंकि वहां पर उस टाइमिंग है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में से सारे बहुत सारे ट्रेडर्स वहां पर आ जाते हैं जो कि एक्टिव होते हैं। एक्टिव मतलब वहां पर बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, तो उसी का फायदा मुझे भी लेना है, तो वो मैं वहां पे लेके प्रॉफिट बुक करके निकल सकता हूँ। तो वो कौन सा टाइमिंग होता है उसको हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। वो टाइम उस टाइमिंग पे एग्जैक्टली होता क्या है, तो मैक्सिमम ट्रेडिंग उस टाइमिंग पे होता है, जिसकी वजह से हमें वहां पर ट्रेड करना चाहिए। इंक्रीजेस ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज होता है और इंक्रीजेस वोलेटिलिटी, और इसी के वजह से हमें क्या करना चाहिए, उस टाइम पे ट्रेडिंग करना चाहिए। और ये वोलेटिलिटी या फिर ट्रेडिंग वॉल्यूम ये कब जनरेट होता है, जब दो सेशंस ओवरलैप होते हैं। मींस एट सेम टाइम 2 सेशंस आर रनिंग और ओवरलैप, मतलब 2 सेशन जब एक साथ चलते तब इतने बड़े लेवल पे ये वॉलेटिलिटी या फिर मूवमेंट वहां पर होती है। ऐसे कौन कौन सी टाइमिंग होती है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो हाईलाइटेड पार्ट है वो क्या है, कि लंदन सेशन जो कि 1:30 बजे स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद में 6:30 बजे यूएस सेशन स्टार्ट होता है, और इनका ओवरलैप होता है 6:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक। यानी कि 6:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक ये 2 सेशन चलते हैं, और ये 2 सेशंस में सबसे ज्यादा ट्रेडर्स आते हैं, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट होती है, और सबसे ज्यादा यहाँ पर ट्रेडिंग की जाती है। तो हमें 6:30 बजे के बाद हम ट्रेडिंग कर सकते हैं रात के 10:30 बजे तक। ये मार्केट ओवरलैप इस टाइम पे होता है, जिसकी वजह से हमें ये हमारे हमारे लिए ट्रेडिंग करने के लिए टाइम बहुत अच्छा है, ठीक है। तो क्या इसी टाइमिंग में हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, तो इसी टाइमिंग में अगर आप कहीं बिजी हो, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हो, और इस टाइम पे अगर आप घर घर आ सकते हो और आते हो, तो उस टाइम पे आप यहाँ पर इस ओवरलैप के टाइमिंग पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम ट्रेडर्स आते हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होते हैं, और 70% ट्रेडर्स इस टाइम पे अवेलेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मार्केट वहां पर वोलाटाइल होता है। बाकी की टाइमिंग की बात करें तो वहां पर कोई वॉलेटिलिटी नहीं होती, या फिर किसी प्रकार का वैल्यू वहां पर जनरेट नहीं होता है, जिसकी वजह से मार्केट की मूवमेंट बहुत स्लो होती है। दूसरा टाइमिंग होता है, वो होता है लंदन सेशन यानी कि 1:30 बजे के बाद।
क्योंकि सबसे ज्यादा, जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग होती है वो लंदन सेशन में होती है। तो लंदन सेशन में उस टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे ट्रेडर्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो वो टाइमिंग हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर ये टाइमिंग को अगर हम देखेंगे तो लंदन इज अ ट्रेडिंग हब ऑफ वर्ल्ड। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे सबसे ज्यादा ट्रेडर्स अवेलेबल हो जाते हैं, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वैल्यूम इस टाइम पे जनरेट होती है, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी इस टाइम पे जनरेट होती है, जिसकी वजह से ये टाइमिंग सब, ये जो लंदन का जो टाइमिंग है तो यूके सेशन, तो उसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जब ओवरलैप होता है तो उस टाइम पे तो हम ट्रेडिंग कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये दो टाइमिंग है, उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई। और इस तरह से आज का जो हमारा ट्रेनिंग है जो कि बेसिक था, मतलब बेसिक मतलब ये इंट्रोडक्शन टाइप हो गया कि मुझे फॉरेक्स पता नहीं है तो फॉरेक्स क्या होता है, ये चलता कैसे है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं शेयर मार्केट मैं जानता हूँ लेकिन मैं फॉरेक्स मार्केट नहीं जानता हूँ, तो मैंने उसके डिफरेंस भी आपको बताया। ये ओपन कब होता है वो मैंने आपको बताया, और इसमें क्या होता है, कौन कौन सी करेंसीज को हम इसमें ट्रेड करते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो अगर